ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मिसबा एंड अनम, जूनी, आईफोन। नाम जी तो अच्छा आ है रही आईफोन। है। ओके, तो आप सब लाइक थोड़ा सा इंट्रो बता करा दें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से हैं? when is your exam? Quickly, I will take only 1 minute. Yes, Anam. Hello. Tell me the name of university and like your exam कब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर मिसबा हूँ। शेख जायद से मैंने ट्रेनिंग की है और यूएचएस में मेरा एग्जाम है, यूएचएस यूनिवर्सिटी। ओके, जी अच्छा, और शॉर्ट एसेज हैं ऑब्वियसली है। जी, एससीक्यूज का एक पेपर है और एक जो है वो एमसीक्यूज का हम्म, और ऐसी चीज कितनी है एचएस पे? है। 10 एससीक्यूज है, ईच ऑफ ओ 10 मार्क्स। ओके ओके, एंड हु इज नेक्स्ट विद अस? जी अच्छा। ओके, मैं पूछ रही थी कौन है आपके अलावा? आईफोन, नताशा, आप लोग कहाँ से हो? मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी नताशा हूँ में। मैं। ओके। हम्म, मैं नताशा। नताशा हूँ, मेरी ट्रेनिंग लेडी विलिंगटन की है और मेरा हम्म, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली इन अगस्त के स्टार्ट में है। एमएस वैनियन ऑब्स। ओके, यही एसबीएस और लाइक यस, 100। सेम पैटर्न। एमसीक्यूज के टू पेपर का, पेपर ए एंड बी, बोथ आर 100 each, हम्म, and then SAQs ओके was ओके 10 marks each with 4 options. ओके ओके, यस। सो नेक्स्ट, हमना, अनम, अंजुम। मैंने डीएचक्यू से ट्रेनिंग की है, हमना, डॉक्टर हमना। हम्म। और अभी 10 जून को मेरा एग्जाम है, 10th and 13th। ओह And गुड। I am not at all prepared, and you said me that don't appear in this exam because you are not well prepared, but I wanted to go for that once. तो चलो, अब तो मैंने पैसे जमा करा 1 दिए, अब महीने तो की जाएगा। तैयारी की है। और अभी मैं जाऊंगी अपीयर होने, तो आई एम क्विकली गोइंग थ्रू सम ऑफ द थिंग्स। ओके, अच्छा, आप मेरे सेकंड ग्रुप में है जिसमें हम लाइक लेक्चर्स होते हैं थ्योरी के? अभी तक मैंने कोई ग्रुप पेड जो है ना ज्वाइन नहीं किया। अभी ओके ओके, तक नो मैं वरीज, सिर्फ नो एससीक्यू का वरीज। एक ग्रुप, और बाकी हम्म, अपनी कुछ 1 मंथ की तैयारी में, यू नो दैट हम कितना ही फॉलो कर सकते हैं आप। आई कैन वो अंडरस्टैंड, नो वरीज। मैं सिर्फ वैसे बाय द वे पूछा है। आप में से जी कोई जी है जी जो श्योर। लाइक थ्योरी कोर्स से भी हो, करंटली जो भी ऑन गोइंग एमएस कर मैं रही हो? थ्योरी कोर्स से हूँ मैडम। नताशा फ्रॉम ओके, थ्योरी कोर्स ऑल्सो। तो डॉक्टर हीरा, मैं भी थ्योरी कोर्स में हूँ, लेकिन काफी जनवरी से मैंने ज्वाइन किया था। आपका जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, उसमें हूँ। ओके ओके, मतलब अभी तो आपका सर्जिकल चल रहा होगा ना, सर्जिकल मॉड्यूल? नहीं, मैंने मतलब जूम में तो कभी भी मीटिंग्स ली, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही हैं वो। तब से मैं उस ग्रुप में हूँ, उसमें एक्सेस है, तो वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके जो होते हैं वही। और ओके इस तरह ओके, से कभी क्लास ज्वाइन नहीं की। चलें, मैडम कोई बात नहीं, चलते हैं। मैंने ट्रेनिंग गंगाराम से की है अपनी। हम्म, ओके, एंड गंगाराम। मैं यूनिवर्सिटी हाँ यूएचएस जी ही होगी फिर तो। मैडम, हमारी एफजेएमयू है, पतंजलि एफके, मेडिकल। ओके ओके ओके, अगेन 100 एसईक्यूज, इजंट इट? हाँ जी, एमसीक्यूज है वैसे तो। चलें, तो ये जो क्लास है आपको पता ना, सिर्फ एसईक्यू कर रही हूँ। हाँ, मेरी बैटरी लो है। तुम लोगों का एक्चुअली मैंने लगाया हुआ है ब्लूटूथ, फिर उससे लो बैटरी की आवाज आ रही है। आई थॉट कि आप में से किसी की है। जस्ट एक मिनट।
ओके, अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? होपफुली अब कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ओके, अच्छा, जिन लोगों का इंट्रो रह गया प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें, मैं क्विकली पढ़ लूंगी, और आप अपने मसले मसाइल भी लिख दें। अच्छा, तो जनाब, दिस सेशन वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड, अभी जिनका जून में एग्जाम है थोड़ा सा उनके लिए हेल्प हो जाएगी कि ऐसे यूज है ना, मेन उनको पता चल जाएगा सोल क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो लाइक अगस्त में है वो थोड़े से सेफ है, वो इसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। होपफुली लाइक आप खुद से भी कुछ ना कुछ तैयारी कर ही रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिविटीज डॉक्टर आमना के साथ चलती रहती है। तो ये मैंने डेमो पेपर उठाया MS का, ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे होते हैं, लाइक एक समरी, एक ना उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ होता है, ये 31-year-old लेडी है, पैरा 1 है, इसको PCD है, ठीक है, और इसकी इन्होंने बता दिया है कि इसकी बायोप्सी भी होती है जिसपे हाई ग्रेड सीन आ गया है। तो यू नो द डायग्नोसिस हियर, यहाँ डायग्नोसिस आपके पास क्लियर है कि दिस इज हाई ग्रेड डिस्क्रियोसिस। और ये क्या ही होगा, SIN 2 और SIN 3 को बोलते हैं बेसिकली, ये तो कुकड केस मिल गया आपको डायग्नोसिस के साथ। अब आपने टू द पॉइंट मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है, क्योंकि 31-year-old है और अभी इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो इस चीज को आपने मैनेजमेंट में ध्यान में रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड ड्यूरिंग मैनेजमेंट। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, काउंसलिंग के 5 मार्क्स हैं और मैनेजमेंट के 5 मार्क्स हैं। तो जैसे कि लाइक हमेशा किसी MCQ को अटेम्प्ट करते हो ना, मेरी आवाज आ रही है राइट इन द चैट बॉक्स? कैन यू पीपल हियर मी? जी आ रही है डॉक्टर हीरा। अच्छा, सो देखा, टू द पॉइंट लिखना है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, नथिंग। आपने ऐसे ऐसे बुलेट्स लगा के रखना है कि काउंसलिंग पॉइंट्स ही हैं, आई विल काउंसिल हर फॉर दिस 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 दिस, आई विल फिल, मैं इनके गैप्स भी फिल करती हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने जैसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने बोला कि फर्दर मैनेजमेंट ऑप्शन डिस्कस, और क्या ही कोई मैनेजमेंट ऑप्शन होंगे, ठीक है, 1 घंटे का लेट्स सपोज ये क्वेश्चन 15 मिनट्स तो आप साइड पे रखे ना अपने, 1 घंटे में आपने ये 50 मार्क्स चाहिए के लिए इसको अटेम्प्ट करना है, लेट्स अज्यूम UHS का पेपर है। तो आप अपने वाइजली प्लान कर लें कि 1 घंटे में आपने पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है, ठीक है, चाहे ये 5 हो चाहे ये 10 हो। दूसरी बात ये है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाइक आप इस 5 नंबर के क्वेश्चन को खींच के 3 सबों का बना दें, क्या ही कोई मैनेजमेंट होगी, क्या होगा SIN 3 में अगर फर्टिलिटी हमने रखनी है जहन में, तो क्या टॉप ऑप्शन होती है, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। स्टेट में तो नहीं कर सकते करेंगे स्टेट में? हाँ, नहीं करेंगे। और SIN 3 की क्या ट्रीटमेंट है, पीपल हैव डन इट इन SIN पाथवे, NHS का अब तो अपडेटेड हो गया 2023 का, वही किया होगा ना, इफ यू आर विद मी इन आवर कोर्स। तो क्या करना था इसका, एक लफ्ज बता दो। कोनाइजेशन क्यों नहीं करते हैं इसका, कोनाइजेशन CG या अर्ली कैंसर्स में, ठीक है, राइट, 1A1, बस यहाँ तक। तो जो सिन है, SIN 1 जिसने रिफ्यूज कर दिया है रिग्रेस होने से, और SIN 2 और 3, ठीक है, मतलब SIN 1 परसिस्टेंट हो, 2 और 3 इन दोनों में मतलब हम क्या करेंगे, लेट्स दैट्स इट। अब चूंकि अब आपके पास तो बायोप्सी हो चुकी है ना, तो कैंसर तो एक्सक्लूड हो गया है, दिस इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, कोनाइजेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ये अगर आप कोई बंदा ये लिख देता है ना, ये नहीं लिखता, वो जितना मर्जी कहानियां लिख ले उसको ये नंबर नहीं मिलने वाला। और भी मैनेजमेंट में ऑब्वियसली फॉलो अप आ जाएगा। क्या फॉलो अप होता है पोस्ट ट्रीटमेंट SIN 3 का, टेस्ट ऑफ क्योर कब करते हैं, 6 मंथ से करते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, किसी की आप लैट्स करते हो व्हेन शी विल कंसीव, तो क्या रिस्क होगा उसको, प्री टर्म लेबर का, PPROM का, और जो लैट्स के बाद कॉम्प्लिकेशन है अर्ली और लेट, जिसमें लाइक हेमरेज और स्टेनोसिस है, दैट्स इट इसके बारे में। तो ये आपने बुलेट्स में लिखने हैं, टेक होम मैसेज ये है, दैट्स इट। और जो भी आप मुझे कोई क्वेश्चन देंगे, मेरा जो जवाब होगा ना वो कभी भी लाइक डिटेल्ड नहीं होगा, आई विल ऑलवेज राइट इन द बुलेट्स, नंबर 1 दिस, आप बुलेट्स बना लें या नंबर 1 2 3 ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाता है कि मेरे कंसर्न 1 2 3 4 ये हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए।
और मैनेजमेंट में मेरे ये कंसर्न्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने अब लाइक एक टॉपिक पकड़ा है ताकि थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं डॉक्टर आमना आपको बताती रहेंगी। तो मैंने अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल से एक टॉपिक पकड़ा है, और ये मैंने जानबूझ के उठाया है। ये बड़ा कंफ्यूजन थी, मैंने देखा था व्हाट्सएप ग्रुप पे मैनेजमेंट जब डिस्कस कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट, यू विल लाइक इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक पेशेंट है आयशा, 28 ईयर ओल्ड। आपने देखा ना आपके आपके जो होते हैं शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, जिसमें एक सिनेरियो होता है हमेशा। इट्स अप टू देम कि वो कहाँ लेके जाते हैं। इधर यू हैव टू मेक डायग्नोसिस, इधर दे विल गिव यू डायग्नोसिस। अगर आपने डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है, तो फिर आपने डिफरेंशियल्स इंपॉर्टेंट होंगे, डेफिनेटली वो खुद ही पूछेंगे। और अगर डायग्नोसिस बना हुआ है तो फिर क्वेश्चन क्या ही होंगे कि ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है, दैट्स इट। तो ये आपने हमेशा जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट विल डिसाइड कि आपने क्या लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये पेशेंट अब रिकरेंट मिसकैरेज के साथ आई है 28 ईयर ओल्ड पे ओपीडी में फॉर वैल्यूएशन। तो उन्होंने पूछा है, लेट्स सपोज ये कितने क्वेश्चंस हैं इन आपके जो एग्जाम में आते हैं ना, 2 3 4, हार्डली 5। इससे ज्यादा मैंने किसी भी, चाहे यूएचएस का पेपर हो, चाहे एफएमजेयू का हो, ठीक है, चाहे बेंस का हो, कहीं भी मैंने, चाहे किसी और भी यूनिवर्सिटी का हो, शायद मिस कर रही हूँ, चाहे एलयूएमएचएस का भी हो, तो 5 ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसा ही है ना हम ना? जी मैडम, जी जी सही कह रही हैं। मैक्सिमम 2 वो पूछते हैं, और लाइक मिनिमम 2 पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, और मैक्सिमम 5 पूछते हैं। तो 2 to 5 ये रिवॉल्व होता रहता है। लेकिन जी मैंने कुछ 9-11 क्वेश्चन डाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसमें 9-11 ही आएंगे। मतलब वो इन सारे क्वेश्चंस में से दे विल आस्क यू ओनली 2 3 और 5, ठीक है। लेकिन टू द पॉइंट आंसर कैसे करना है वो आप इससे आपको समझ आ जाएगी। तो देखो, रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री में क्या लेते हैं? क्या हिस्ट्री लोगे इस पेशेंट की? हिस्ट्री इजी है, बिकॉज यू नो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस की जो लाइक काजेज हैं वो पूछनी है कि इस पेशेंट में है या नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हाउ यू विल एग्जामिन हर। अब इन्होंने तो एक ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, कुछ भी इन्होंने पॉजिटिव नहीं दिया, तो यू विल सी फॉर एवरीथिंग। मतलब थायराइड भी देखोगे आप, एपीएलएस के फीचर्स भी देखोगे, जैसे लाइक स्ट्रोक या डीवीटी के, ठीक है, प्रीवियस या भी करंट। कोई मैस एब्डोमेन भी देखोगे, लाइक मैस एब्डोमेन है, फाइब्राइड है, इससे भी हो सकती है रिकरेंट मिसकैरेजेस, ठीक है। और टेंडरनेस भी देखोगे, कोई हॉर्न वगैरह तो नहीं है, यूटाइन एनोमलीज भी आ जाती है। तो जो भी एग्जामिनेशन में चीजें आप देख सकते हो जो एग्जाम में होनी चाहिए, वो आप डाल दोगे कि मैं ये 2 2 3 3 3 चीजें देखनी है मैंने। फिर थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, आपने टू द पॉइंट के लिखते हैं। देन दे विल आस्क के रिस्क फैक्टर्स बता दें, टू द पॉइंट के लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है या कौन सी नहीं करनी, टू द पॉइंट बता दें, ठीक है। कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, या उन्होंने पूछा कि टॉप 3 काजेस को आप एक्सप्लेन कर दें। ये तो क्वेश्चन ऐसे हो गया ओपन एंडेड। या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो लेट्स मैं आपको ये बोलूँ कि ये पेशेंट 28 ईयर ओल्ड है, इसके रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं 4 एंड शी हैज बीन डायग्नोज्ड विद एपीएलएस, ठीक है। और चूंकि मैंने डायग्नोसिस बता दिया है ना इसका, और फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एपीएलएस के लिए कैसे काउंसल करोगे, ठीक है, और क्या कैसे इसको मैनेज करोगे। और मैनेजमेंट में लाइक इफ यू आर सीइंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर है, तो मैनेजमेंट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम इवैल्यूएशन। उसमें आपके इन्वेस्टिगेशन भी आएगी, ठीक है, मैनेजमेंट भी आएगी, मैनेजमेंट के साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, फॉलो अप भी आएगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आएगी, एवरीथिंग आएगी, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। सो लेट्स सी हाउ दे आर आंसरिंग, ठीक है। वैसे क्या होती है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस? RCOG says 3 or more losses, ठीक है। अभी रिसेंटली दे हैव एडेड के ईदर कंसेक्टिव और नॉन कंसेक्टिव। पहले तो हम कहते थे ना इन अ रो इन अ रो इन अ रो, बट अभी 2023 में उन्होंने बोला है कि 3 or more क्लासेस हैं जिसमें रिकरेंट। जबकि एशर और ASRM जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, हम तो उनको फॉलो भी नहीं करते, इनमें थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इनको छोड़ ही दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी असेस्ड ऑन द NISR RCOG। रिस्क फैक्टर्स आपको पता है, एज अगर लेस देन 20 है, ठीक है, या मोर देन 20 है, इसमें स्लाइटली रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। 20-30 आइडियल एज है, इसमें बेस्ट होता है, लाइक सबसे बेस्ट एज है, इसमें कम मिसकैरेजेस देखे गए हैं। मेल एज में भी रीजन है, ठीक है। मोर देन 40 अगर मेल रीजन है तो इसमें DNA फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। BMI 19 से कम है या 25 से ज्यादा है,
या ब्लैक एथिनिसिटी, डेमोग्राफिक में रेट सेक्टर। तो व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, अगर आपसे कहा जाए कि सेक्टर बोले तो आपने लिखना है कि डेमोग्राफिक्स, इसमें नंबर 1 2 3 4 5 ये, ठीक है, इसको साइड पर रखो। इन लाइफस्टाइल, ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइज करके आपने आंसर लिखना है। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन अगर 200 से ज्यादा जाती है, शिफ्ट वर्क मतलब हैवी वर्क, डाइट अच्छी नहीं। और मेडिकल कंडीशंस में APLS टॉप पे है, एंड थायराइड है, सब क्लिनिकल स्पेसिफिकली, और PCOS है, और DNA फ्रेगमेंटेशन भी रीजन है, ठीक है। तो ये आपने बुलेट्स में लिख दिया, इसमें कोई आपने पैराग्राफिंग नहीं कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट के क्या टेस्ट आपको करेंगे रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री में? Just a minute. ओके सो क्या कौन कौन से टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली? अगर आप लोगों ने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की GTG का लेक्चर लिया हुआ है मेरा, तो जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आई टोल्ड यू नो जस्ट एक मिनट, मैं आपको दिखाई दे। अब तो बाबा के पास जाओ ना, दे आओ। एक मिनट बच्चों, मल्टीटास्किंग कर रही हूँ इस वक्त। लकली ये PPT आज खुली थी, तो मैंने इसको कर दिया। There we go. हाँ ये थी ना हमारी गाइडलाइन अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस की। देखो अगर टॉपिक आता है, आपको टॉपिक अच्छे से आता है, तो जितने भी वो आपसे उस पर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आए आप किसी भी अंदाज से आंसर कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि मिसकैरेजेस के रिस्क फैक्टर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और ये सिंगल टेबल विल सेव योर लाइफ, दिस वन, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है? क्रोमोसोमल, ठीक है। और रिकरेंट की बात हो रही है, फिर क्रोमोसोमल में कौन सा है? ट्रायोसोमीज है। ट्रायोसोमीज में कौन सा है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और बच्चे में क्या होंगी? अनबैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बोफिलिया एक्वायर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काज है, और उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काज लूपस एंटीकोएगुलेशन है। फिर आती है एंटीकार्डियल एंटीबॉडीज, ये आपका MCQ है। अच्छा, फिर थ्रोम्बोफिलिया हेरिडिटरी रीजन तो है, ठीक है, रीजन तो है, लेकिन हम इस पे ट्रीटमेंट नहीं करते, वो नेक्स्ट टेबल में आ रही है। फिर BMI का कम होना, फिर आगे एंडोक्राइन के सारे फैक्टर्स आ गए, और सप्रोडिक में इन्वायरमेंटल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, लाइक डायबिटीज है, एवरीथिंग। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली है वो ये चीजें हैं। देखो हम इसमें से बहुत सारे जो काजेज हैं उनको इनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे, और जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है। यू नो फ्रॉम माय दिस लेक्चर, जैसे जैसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं, इनको इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करते इनकी, ठीक है। कोई खातिर खा इसमें अफेक्ट देखा नहीं गया। वैसे ही बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ना भी करो तो 75% नेक्स्ट प्रेगनेंसी का रिस्क है, सॉरी रेट है। अच्छा, फिर थ्रोम्बोफिलिया सिर्फ APLS को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीट करते हैं, हेरिडिटरी को लाइक वी हम उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कर भी लें रिस्क रिसर्च पर्पज के लिए तो वी नेवर ट्रीटेड, ठीक है।
अच्छा, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है हमारे पास? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, यूट्राइन एनोमलीज, ठीक है, और अदर थायराइड इश्यूज जो कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी थे, लेकिन टॉप 2 वाले जो है ना वो स्पेसिफिक टू सेकंड ट्राइमेस्टर क्लासेस हैं। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी को तो इन्वेस्टिगेट भी करना है और ट्रीट भी करना है, लेकिन यूट्राइन एनोमलीज को यू विल जस्ट इन्वेस्टिगेट, यू विल नॉट ट्रीट इट ऑल। सिर्फ सेप्टेट को ट्रीट करते हो, बाकी सबको आप नहीं करते, ठीक है। चलो, तो अब ये सेकंड थर्ड आपका फ्लैश कार्ड है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो टॉप कॉजेज हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस की वो एपीएलएस हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, एंडोक्राइन में पीसीओ, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, विद और विदाउट टीपी एंटीबॉडीज। और सेकंड में जो टॉप कॉजेज हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की वो एनोमलीज हैं, इनकॉम्पिटेंसी है और थ्रोम्बोफिलियाज है, ठीक है। अगर अब आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है ना, तो दे विल इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ भी आपसे पूछ लें, यू कैन इजीली आंसर। सी, तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या चाहिए, रिकरेंट मिसकैरेजेस की ये लाइक कौन कौन से हम इसको टेस्ट कराएंगे। एपीएलएस का कराएंगे, थायराइड का कराते हैं, एनोमलीज का मैंने बोला ना इन्वेस्टिगेट कराते हैं, बट ट्रीटमेंट सबकी नहीं कराते, बट इन्होंने तो सिर्फ टेस्ट पूछा इन्वेस्टिगेशन, इसलिए ये भी लिखेंगे, ठीक है। आई टोल्ड यू क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स मोस्ट कॉमन है, बट मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग एपीएलएस है, और एपीएलएस में भी आई टोल्ड लूपस एंटीकोगुलेंट, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर अगर पेशेंट चाहती है तो हम पीजीडी ऑफर कर सकते हैं थ्रू एक से। अच्छा, लेकिन फिर भी उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है, और एनएचएस या पाकिस्तान में इसको सपोर्ट नहीं किया जाता, पेशेंट को प्राइवेटली जाना पड़ता है, ये हम काउंसलिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए 2 ऑप्शंस हैं। अगर प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स लाइक आफ्टर पार्ट्स या आफ्टर बर्थ या जो प्लेसेंटल पार्ट्स हैं वो मौजूद हैं, तो डायरेक्टली उनको करते हैं इन्वेस्टिगेट। अगर वो नहीं है या उनका रिजल्ट इनकंक्लूसिव आया, तो फिर पेरेंट्स का पेरिफेरल ब्लड लेते हैं फॉर कैरियोटाइप, ठीक है। तो ये बस टू द पॉइंट, देखो बुलेट्स बनाई है मैंने, बुलेट्स आपने मतलब बुलेट्स में लिखना। उन्होंने पूछा कि नॉट रिकमेंडेड टेस्ट बता दें, ठीक है। मैंने बोला था ना कि थ्रोम्बोफिलिया को तो हम ट्रीट भी नहीं करते और ना ही हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करना भी हो तो रिसर्च पर्पस में करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कौन से टेस्ट नहीं करने, हमने लिख दिया इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया नहीं करना, इम्यून टेस्टिंग नहीं करते, टॉर्च का कोई लेने देना नहीं है रिकरेंट मिसकैरेज के साथ, इसलिए वो भी नहीं करते, थोड़ा डीएनए फ्रेगमेंटेशन की एसोसिएशन है लेकिन टेस्ट नहीं करते, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे सारे गोनाडोट्रोपिन, एलएचएफएसएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, ये भी नहीं करते, मतलब रूटीन में नहीं करते विदाउट एनी बस बढ़िया हिस्ट्री या क्लिनिकल के नाम। अच्छा, तो अच्छा फिर उन्होंने पूछा कि लाइफस्टाइल एडवाइस क्या देनी है, ठीक है। ये आपने बुलेट्स में लिख देना है कि अल्कोहल अवॉइड करे, वेट ठीक करे, स्मोकिंग ना करे, कैफीन अगर लेनी है तो लिमिट करे इसको, बैलेंस डाइट ले, दैट्स इट। पॉसिबल क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एपीएलएस सिंड्रोम को कैसे आप क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो हम इसमें 2 टेस्ट लेते हैं 12 वीक्स अपार्ट, ठीक है। और रिमेंबर, अगर पेशेंट का मिसकैरेज हुआ है ना, तो फिर टेस्ट आपने 6 वीक्स के बाद करना होता है आफ्टर मिसकैरेज, ठीक है। मतलब 6 वीक्स के बाद आप पहला टेस्ट लोगे, फिर 12 हफ्ते के बाद दूसरा टेस्ट लोगे लूपस एंटीकोएगुलेशन और एंटीकार्डियल एंटीबॉडीज के लिए, और थर्ड भी ले सकते हैं अगर रिजल्ट डिस्कॉर्डेंट आए, ठीक है। और हाउ यू विल ट्रीट एपीएलएस, सिर्फ बुलेट्स में आपने लिखना है कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा एस्पिरिन और हेपरिन दे देंगे, राइट फ्रॉम टेस्ट पॉजिटिव टिल 34 वीक्स। एस्पिरिन आफ्टर 34 वीक भी हम कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ एपीएलएस या रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए नहीं, बल्कि प्रीक्लैम्सिया का एक रिस्क फैक्टर है, दैट्स व्हाई, ठीक है। हाउएवर इसका जो रोल है मिसकैरेज को सपोर्ट करने के लिए वो 34 वीक तक है। एम्पायरिकली जो एपीएलएस डायग्नोज नहीं हुआ तो हमने नहीं देना किसी भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉस में एस्पिरिन और हेपरिन, तो ये हमने इसको ऐसे सिर्फ बुलेट्स में हमने लिखना है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि थायराइड एंटीबॉडीज का क्या करना है, थायराइड टेस्ट करवाना है, ठीक है। होएवर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी अंटिल अनलेस एक सर्टेन कट ऑफ पे हमें वैल्यूज ना आए, ठीक है। लाइक ड्यूरिंग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस वर्कअप, अगर हमारा टीएसएच सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का क्राइटेरिया मीट करता है, वो भी मॉडरेट मतलब मोर देन 4 आती है, मोर देन 4 टीएसएच होता है, तो फिर थायरॉक्सिन देगा, वरना टीबीओ पॉजिटिव है नहीं देना थायरॉक्सिन, ठीक है, दैट्स इट। और अगर पेशेंट पॉजिटिव हो जाती है जिसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म था या टीबीओ पॉजिटिव था, इसमें एक एडिशनल काम करना है, वो ये है 7 to 9 वीक्स पे इनके दोबारा टेस्ट करने और फिर हर ट्राइमेस्टर में करने, ठीक है। सब क्लिनिकल का मैं बता चुकी हूँ। अगर मोर देन 4 आएगा तो फिर थायरॉक्सिन लेंगे,
ठीक है, इससे कम है तो नहीं देनी, बस टेस्ट करना है, इससे कम है तो 7 to 9 वीक्स में, ठीक है। एंड उसके बाद ट्राइमेस्टर वाइज भी करते हैं। अच्छा, फिर अनदर क्वेश्चन के बैलेंस ट्रांसलोकेशन पेरेंट में आ गई है, व्हाट यू विल डू। देखो ट्रांसलोकेशन हमने क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए इन्वेस्टिगेट कराना है, ट्रीटमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग के पास रेफर कर देंगे, वो उनको बता देगा कि ट्रीटमेंट को खास फायदा नहीं है, however if they insist, ठीक है, नेचुरल कंसेप्शन नहीं चाहते तो पीजीडी ऑप्शन है, इज एन ऑप्शन, लेकिन आपने से बताना है कि लाइक ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और ना ही एनएचएस या इवन पाकिस्तान या थ्रू आउट वर्ल्ड कोई कंट्री इसको सपोर्ट करती है, ये प्राइवेट किया जाता है, ठीक है। ओके, फिर सेप्टम अगर आ गया तो यूट्राइन एनोमलीज काफी सारी होती है, क्योंकि सेप्टेड यूट्रस सिर्फ यही वो टाइप ऑफ एनोमली है जिसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए हम इसकी रिसेक्शन कर सकते हैं, दैट्स इट। बाकी किसी भी एनोमली को हम ट्रीट नहीं करते, कुछ ट्रायल्स हैं वो मैंने लिख दी, दैट्स इट। फिर प्रोजेस्टेरॉन का रोल है या नहीं टू प्रिवेंट द मिसकैरेज, और ये भी रिसेंटली ही अपडेट हुआ है, यू पीपल नो दिस कि माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन 400 मिलीग्राम बीडी टिल 16 वीक्स हम दे सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट इन अ मिसकैरेज, चाहे वो सप्रोडिक है चाहे वो रिकरेंट है, प्रोवाइडेड दैट अब पेशेंट को ब्लीडिंग हो और एफसीए पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इन द बैकअप ऑफ प्रीवियस मिसकैरेज, पेशेंट है जैसे ग्रेविडा 2 है, पैरा 0 है, 1 मिसकैरेज है और वो भी थ्रेटेंड था, अब दोबारा शी हैज कंसीव्ड और दोबारा थ्रेटेंड मिसकैरेज हो रहा है और स्कैन पे फेटल हार्ट रेट है, तो शी इज द कैंडिडेट, वी विल कंसीडर हर फॉर प्रोजेस्टेरॉन टिल 16 वीक्स, और ये मिसकैरेजेस के लिए दे रही है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन माइक्रोनाइज देंगे इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्कुलाज, तो वो कब देंगे, वो 34 तक देती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो देखो ये था पॉसिबल सिनेरियोज जो कि इस मॉड्यूल से आपको आ सकते हैं। टेक होम मैसेज ये है कि लंबी लंबी कहानियां नहीं आपने करनी, आपने बस टू द पॉइंट आंसर करना, ठीक है। डॉक्टर आमना आपको मजीद डिटेल बताएंगे, ठीक है। सो अब इधर आ जाओ दोबारा, जस्ट आई विल क्विकली रिवाइज इट। डिफाइन आरपीएल, बस आपने बता देना है कि 3 मिसकैरेजेस हैं इन अ रो या विदाउट रो अकॉर्डिंग टू द 2023, दैट्स इट। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स बता देना, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस में बता दें बुलेट्स करके। इन्वेस्टिगेशन जो करनी है 1 2 3 4 जो टॉप की, जैसे एपीएलएस, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, यूट्राइन एनोमलीज, ये 3 टॉप की हैं, बस ये बता दें। जो नहीं करनी वो सारे हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलियाज हैं या इम्यून टेस्ट हैं, ठीक है, या फ्रेगमेंटेशन टेस्ट हैं, वो नहीं करने। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 1 2 3, टॉप 3 काजेस कौन सी हैं और उनको ट्रीट करते हैं, जैसे एपीएलएस का क्राइटेरिया ये है, ट्रीटमेंट ये है। दूसरा यूटाइन एनोमलीज हैं, सिर्फ सेप्टेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन काज है क्रोमोसोम प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च पर्पज से करते हैं, ठीक है। तो आई एम होपफुल थोड़ा बहुत आ गया होगा इस दिक्कत मिसकैरेजेस का। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट वन, आई नो, आई विल एग्री, आई वाज लुकिंग एट योर चैट, so there were many myths about this topic, that's why I add this topic in detail. So if it will come by any mean, you can answer the question, और especially जिनका 10 जून को भी एग्जाम, ठीक है। So any question regarding this, any question, you can unmute yourself. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में कोई क्वेश्चन जिसको आपको जिसमें डाउट है, यू कैन आस्क मी। डॉक्टर आमना, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है हम कब स्टार्ट करेंगे, इसकी समझ नहीं है कि हमने रिकरेंट जिसका मिसकैरेजेस का है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो हमने देना और कितना देंगे उसको, किस डोज से, ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल है ना, वो ये नहीं कि सिर्फ रिकरेंट मिसकैरेजेस में देना, वो किसी भी मिसकैरेज में देना, ठीक है। क्राइटेरिया ये है कि प्रीवियस एक मिसकैरेज हो, अब again she is pregnant, again she is having threatened miscarriage, she is bleeding mildly, pain, जो threatened miscarriage का diagnosis होते हैं, and on scan there is FCA positive,
नाउ चाहे लाइक ये थर्ड मिसकैरेज है जो कि रिकरेंट बन गया, चाहे ये सेकंड है जो कि बाय डेफिनेशन रिकरेंट नहीं है, लेकिन शी इज कैंडिडेट फॉर अगर फर्स्ट थ्रेटेंड है तो जी थ्रेटेंड के केस में देना है हमने, प्रोफाइलेक्टिकली नहीं देना, हिस्ट्री बेस्ड। प्रोफाइलेक्टिक लिंक हम देते हैं सर्कुलर क्लॉज की रिप्लेसमेंट में, ठीक है। वो तो हम दे रहे हैं ना प्री टर्म को, उसके लिए मिसकैरेज की बात कर रहे हैं। वो तो हम टिल 34 वीक्स देंगे ना, जिसमें हिस्ट्री है प्री टर्म की, सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस में। अगर हम यहाँ मिसकैरेज के लिए दे रहे हैं तो टिल 16 वीक देंगे, उसके बाद करते हैं 16 वीक्स, ठीक है। ओके क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन का रोल एपीएलएस का जी क्राइटेरिया में जो B2 ग्लाइकोप्रोटीन है वो एडिड नहीं है, तो कहते हैं ये लाइक फायदा है इसका, थोड़ा सा करा लो तो बेहतर है, ना भी कराओ तो ये क्राइटेरिया में ऐड देंगे। क्राइटेरिया में 2 ही एंटीबॉडीज हैं, लूपस और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है मिसकैरेज के साथ एसोसिएटेड वो लूपस है, ठीक है। ठीक है। और कब करानी है ये टेस्ट? मिसकैरेज के या सेकंड ट्राइमेस्टर वर्षन के 6 हफ्ते के बाद करानी है। और अगर पेशेंट कोई हार्मोन भी खा रही है ना, कोई हार्मोन भी खा रही है लाइक ओसीपीज खा रही है, एचआरटी, वो तब भी बंद कराने हैं और 6 हफ्ते के बाद कराने हैं टेस्ट। ये आराम से किसी भी हार्मोन से बेनिफिट हो जाते हैं, इसीलिए तो उनको प्रेगनेंसी में नहीं कराते। कभी सुना आपने एपीएलएस का मतलब प्रेगनेंसी? कभी भी नहीं होता। फिर हम करते क्या है एपीएलएस का प्रेगनेंसी में? लाइक एक पेशेंट ने वक्त भी नहीं कराया और हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्लिनिकल बैकग्राउंड पे हम उसको देते हैं लाइक लैक्सिन और क्लोप्रिन। और अगर एक पेशेंट का हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी नील है तो फिर वो अनएक्सप्लेन्ड है, फिर उसको नहीं देते हैं। और एपीएलएस क्राइटेरिया में ये 2 फीचर्स तो क्लिनिकल है। ये बड़ा उसकी में फंसते हैं लोग इस पे, पेशेंट प्रेग्नेंट है और वर्कअप हुआ नहीं है और अब क्या करेंगे, स्नूज़ लेवल ओपरिनोस और क्लाइक्सिन स्टार्ट कराएं, तो अब अनएक्सप्लेन्ड में तो बोला एम्पायरिकली देना नहीं है, तो अब इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं भी देखो, ये अनएक्सप्लेन्ड तो है ही नहीं, शी इज एक्सप्लेन्ड। वो कह रही है मुझे फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की, मुझे भी डीवीडी हुआ है, ठीक है, अभी भी आईयूजीआर ओलिगोहाइड्रोमनास चल रहा है, तो शी इज टेलिंग कि अब ये है एपीएलएस क्लिनिकल फीचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर होता है एपीएलएस क्राइटेरिया का, यू कैन ऑफर हर ट्रीटमेंट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वैसे बता रही हूँ ट्राइंग टू से। ठीक है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देखते हुए हम दे देते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। ये टर्म इस्तेमाल ही नहीं करती, खैर उसकी में आओगे तो बताऊंगी, बट ये ठीक है। क्वेश्चन आपके थ्योरी का नहीं है तो इसलिए इसको स्किप कर दो। बट क्लिनिकल फीचर क्या है एपीएलएस का? क्लिनिकल फीचर में क्राइटेरिया में 3 तो स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है ना, इसके बाकी भी छोटे मोटे फीचर्स हैं, इसमें स्ट्रोक, डीवीटी और ये प्लेसेंटल डिजीजेज, ये सारे इसमें आते हैं। बेसिकली प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है ना, प्लेसेंटा में माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं और इसी तरह टांगों में बन जाते हैं, डीवीटी हो जाती है, या सीएन लाइक अपर बॉडी लिम्स में बन जाते हैं, बट एनीवे leave it there. Now tell me, recurrent pregnancy losses में any other issue? अच्छा तुम लोगों ने इस पे हैरानी नहीं होती कि इन अ रो नहीं है कि मिसकैरेजेस? हम हमेशा से ये कहते आए हैं, इन अ रो कंसेक्टिव। समझ नहीं आई बात, इन अ रो। हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस कंसेक्टिव मिसकैरेजेस को बोलते आए हैं ना अभी तक, 3 कंसेक्टिव। डेफिनेशन चेंज हो गई है 2023 के बाद ना, उसमें ये है कि नॉन कंसेक्टिव भी अगर 3 हो गए हैं तो दिस इज अ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर बीच में कोई इसकी फुल लाइफ टर्म प्रेगनेंसी है और उसके दरमियान में जो टोटल हम उसकी 2 मिसकैरेज में 2 बच्चे प्रेगनेंसी लाए में से क्या, जी ठीक है, टोटल उसके हम पैरिटी में से कैलकुलेट करेंगे कितने मिसकैरेजेस हैं। एग्जैक्टली टोटल 3 है, नॉट इन अ रो। जी ठीक ओके। Okay, so Amna, now it's your turn. जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा